जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। साथियों, हम लोग अपने एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें जीएस और जीके में पूछा क्या जाता है, तो देखिए जो आपका स्टैटिक जीके होता है ना, इससे जो आपके टोटल प्रश्न आते हैं वो आते हैं टोटल 4 से 5। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इसमें भी आपके 2 से 3 प्रश्न। ज्योग्राफी की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। करंट अफेयर को अगर देखेंगे तो आपके एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज अच्छा रहता है। 3 से 4 सवाल आपका आता है किससे? करंट अफेयर से। और साइंस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट में इन सभी सब्जेक्ट्स का समन्वय करके चलेंगे और रोज एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य शैली है? मतलब प्रश्न पूछ रहा बच्चा कि अरुणाचल प्रदेश की जो पुरानी जनजातियां हैं वो कौन सी नृत्य करती हैं। तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसको कहते हैं तापू। बच्चों अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहीं पर एक डांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है? वांचो। यहीं पर एक और डांस फॉर्म आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, नाम है क्या? बुइया। और एक डांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है यहीं पे, ध्यान रखिएगा बच्चों, जिसका नाम क्या है? चालों। तो चालों, तापू, वांचो और बुइया, इनको ध्यान रखिएगा कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो साथियों अगर हम लोग मोहनजोदड़ो में स्नानागार की बात करें तो उसकी आकृति हुआ करती थी आयताकार। अगर आपसे सवाल बने बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने? नाम था उनका दयाराम साहनी। एग्जाम में प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी ने खोज की थी। अगला बनेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1922 में, ध्यान रखिएगा बच्चों, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा इनका नाम राखल दास बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ही आपको एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और प्रश्न बनता है कि किस धातु से बनी है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके कांसे से बनी हुई है, तांबा और टिन मिलाकर के बनता था। अच्छा, अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उसका नाम याद रखिएगा बच्चों, सबसे बड़ा स्थल है आपका राखी गढ़ी। क्या नाम है? राखी गढ़ी। बहुत बढ़िया, आगे आइए। निम्नलिखित में से किस नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था? क्या बोला है कि वैदिक सभ्यता में कौन सी नदी अस्किनी कहलाती थी? तो एक बात बताइए, जो आप वैदिक संहिता पढ़ते हैं ना, उस वैदिक संहिता में टोटल आपको 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर पूछे कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में बच्चों याद रखिएगा 25 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में ही एक चैप्टर है बच्चा जिसका नाम है नदी सूक्त, और इस नदी सूक्त में अगर आप देखेंगे तो कुल 21 नदियों का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी थी आपकी, ध्यान रखिएगा, सरस्वती। अच्छा बताइए कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। यमुना नदी का देखेंगे तो टोटल 3 बार उल्लेख मिलता है। और अस्किनी किसको कहते थे? तो ध्यान रखिएगा, चिनाब को कहा जाता था क्या? अस्किनी। अच्छा, एक नदी है व्यास, इसको क्या कहते थे? तो व्यास को ध्यान रखिएगा बच्चों, व्यास को कहते थे विपाशा। रावी नदी को क्या कहते थे? तो रावी नदी को पौरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। और जो आपकी झेलम नदी है बच्चा, इसको कहा जाता था क्या? तो झेलम को कहा जाता था वितस्ता, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, सतलज नदी, तो सतलज को क्या कहते थे? उसको भी नोट कर लीजिएगा, सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या बोला?
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो साथियों अगर इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रांस में, जहाँ की राजधानी है पेरिस, वहीं पर हुई थी बच्चों। अगर पूछे आपसे कि बताइए जो आपका भारतीय हॉकी महासंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका आपके नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल यहाँ से बनता है। अच्छा जी, राइट उत्तर क्या होगा आपका? तो स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है लुसाने। वहीं पर है ये आपका क्या? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या बोला? वज्जी महाजनपद की राजधानी। तो एक बात बताइए, एक बौद्ध ग्रंथ आपको मिलता है जिसका नाम क्या है? तो नाम है बच्चा अंगुत्तर निकाय। और इस अंगुत्तर निकाय में आप देखेंगे तो टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है बच्चा क्या? जिसका नाम है आपका भगवती सूत्र। और इस भगवती सूत्र में अगर आप देखेंगे तो टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। एक है आपका जिसका नाम है अष्टाध्यायी। किसने लिखा? तो ये लिखा था पाणिनि ने। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में याद रखिएगा 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी बच्चों वो थी आपकी वैशाली, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी आपकी चंपा। अगर पूछे मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी हुआ करती थी बच्चों राजगृह। काशी की राजधानी तो वाराणसी, सबको पता है। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उसकी राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। और कौशल की, तो कौशल की हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती। तो 16 महाजनपद में जो इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला देखिए, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? किसके बारे में? खान बहादुर के बारे में। तो बच्चों आप सबको पता है कि खान बहादुर जो हैं इन्होंने नेतृत्व किया था आपका बरेली से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा बच्चों। लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था बच्चा? बेगम हजरत महल। इनका नाम याद रखिएगा, महक परी के नाम से ये जानी जाती थी। कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से किए थे आपके नाना साहब, और इन्हीं के साथ हुआ करते थे आपके तात्या टोपे। और दिल्ली से, तो दिल्ली से तो मुगल बादशाह जिनका नाम था आपका क्या? बहादुर शाह जफर। क्लियर हो गया? बहादुर शाह जफर। अच्छा, अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह की नींव कब पड़ी थी? तो नींव पड़ी थी इसकी 29 मार्च 1857 को, जब मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। किसकी? तो एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था जनरल बाग। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के किसके अध्यक्ष हुआ करते थे? बहुत शानदार प्रश्न बच्चों। अगर हम बात करें कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये आपकी जो साख समिति थी ना उसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये जो मौलिक अधिकार उप समिति थी ना इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा बच्चों, जिनका नाम था आपका आचार्य जेबी कृपलानी। क्या नाम था? आचार्य जेबी कृपलानी। व्यापार समिति की बात की जाए बच्चों तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे आपके के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। और संघ शक्ति समिति की बात की जाए बच्चों तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बहुत बढ़िया, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? बहुत बढ़िया।
बात कर रहा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया है कहाँ से? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, अमेरिका के संविधान से। किस भाग में उल्लेख है उपराष्ट्रपति का? तो ध्यान रखिएगा संविधान के भाग 5 में उल्लेख है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा जी, अगला आर्टिकल 64 ये क्या कहता है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है ये आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 64। अच्छा जी, एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 65, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो आपका उपराष्ट्रपति है वो आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अगर निर्वाचन की बात करें तो ये आपके आर्टिकल 66 में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अनुच्छेद 52 बच्चों इसमें लिखा है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 70 की बात करें तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। और अनुच्छेद 74 की बात करें बच्चों तो इसमें संघीय मंत्री परिषद का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है? लोक नियोजन मतलब जो आपका सरकारी नौकरी होता है या फिर नौकरियों में आपको समानता देता है, तो वो आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 16। अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये क्या बोलता है? ये बात करता है आपके अस्पृश्यता का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 14 की बात करें बच्चों तो ये बात करता है क्या? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। बहुत बढ़िया। और 15 तो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में चाहे धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक कुल दूरी कितनी है? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर से लेकर के और नीचे की तरफ जो आप आते हैं मतलब कन्याकुमारी तक, तो ऊपर से लेके दक्षिण तक और इधर अरुणाचल प्रदेश से पूरा का पूरा गुजरात तक, ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये आपसे लंबाई पूछा जा रहा है। तो उत्तर से दक्षिण हमारी लंबाई है 3214 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात कर लें मतलब पूर्व से पश्चिम की, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, तो ये आपके लद्दाख में पड़ता है और ये कहलाता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं बच्चों इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं इसको? ध्यान रखिएगा, इंदिरा कॉल कहते हैं। अगर पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है, तो ये पड़ता है आपके कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में, और इसको कहते हैं बच्चों ध्यान रखिएगा किबीथू। क्या बोलते हैं बच्चा? तो इसको बोलते हैं किबीथू। बहुत बढ़िया, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो ये आपका गुजरात में पड़ता है बच्चों, और इसको गौहर माथा के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। गौहर मोता, गौहर माथा, बहुत सारी बातें आपको लिखी मिलती हैं। अगर बोले कि सबसे दक्षिणी बिंदु तो ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है बच्चों, और क्या बोलते हैं उसको? तो ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और कहीं कहीं इसको ध्यान रखिएगा पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो पिगमेलियन पॉइंट कह ले या फिर क्या कह ले, इंदिरा पॉइंट कह ले। इन सबको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? क्या बोला? भागीरथी नदी। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और गोमुख ग्लेशियर कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में है बच्चों। यहीं पर ध्यान रखिएगा एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम क्या है? टिहरी बांध, टिहरी डैम। बहुत बढ़िया। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? भिलांगना नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा।
और भिलांगना कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह आपके उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पड़ता है, जिस ग्लेशियर का नाम है खतलिंग ग्लेशियर, और इसी ग्लेशियर से यह नदी आपकी निकलती है टिहरी गढ़वाल जिले से। धौली गंगा नदी की बात करें तो यह आपके वसुंधरा ताल से निकलती है बच्चा, ये भी आपके उत्तराखंड में है। क्या नाम है? वसुंधरा ताल। बहुत बढ़िया। पिंडार नदी की बात करें तो यह आपके पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, कर्नाटक में अवस्थित अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या बोल रहा है? अलमाटी बांध की बात कर रहा है बच्चा। तो अलमाटी बांध को अगर देखेंगे आप लोग तो यह आपके कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ये पॉइंट पहले आप लोग दिमाग में रखिएगा, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? कृष्णा नदी। पहली है आपकी गोदावरी। अच्छा जी, अगर हम देखें किसको? कावेरी नदी को, तो ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और यहीं पर आपको शिव समुद्रम जलप्रपात भी देखने को मिलता है। पेरियार नदी पर देखेंगे तो ये आपके केरल में, केरल की सबसे लंबी नदी है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर आपका इडुक्की बांध बना हुआ है बच्चों, इसको भी ध्यान रखिएगा, इडुक्की डैम। सतलज नदी, तो सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध आपको देखने को मिलता है। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। और सतलज नदी ये आपके तिब्बत से निकलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या बोल रहा है? भूसी झील। तो बच्चों अगर हम भूसी झील की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा आपके महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। महाराष्ट्र की और झीलों की अगर बात करें बच्चों तो यहीं पर आपको एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है उपवन झील। यहीं पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पोवई झील। यहीं पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है विहार झील। और यहीं पर रंकाला झील भी आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको गणेश झील भी देखने को मिलेगी। और यहीं पर आपको एक क्रेटर झील है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार एक ध्यान रखिएगा बच्चा, क्रेटर झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है और ये भी आपका कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम सारे राज्यों के झीलों की बात कर लेंगे। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो आप सबको पता होना चाहिए 1872 में। किसके द्वारा कराया गया था? तो कराया गया था आपका एक व्यक्ति था लॉर्ड मेयो, इसी के द्वारा। लेकिन ये आपका जनगणना असफल हो गया। उसके बाद 1881-82 में अगला कराया गया किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, और ये आपका सक्सेसफुल रहा था, ध्यान रखिएगा। और जो स्वतंत्र भारत की 2011 वाली जनगणना है वो आपकी 15वीं जनगणना है, इसको भी ध्यान रखिएगा बच्चों। और वृद्धि दर की अगर बात करें तो ये आपका 1.64% था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया, आगे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। एक अधिनियम लाया था अंग्रेजों ने जिसका नाम था बच्चों आरबीआई एक्ट 1934। क्या नाम था? आरबीआई एक्ट 1934। और इसी के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारत में आपके आरबीआई की स्थापना हुई। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? तो पहले इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता को, ध्यान रखिएगा। बाद में 1937 में हेडक्वार्टर चेंज करके कर दिया गया था किसको? तो बच्चा याद रखिएगा, मुंबई। 1937 में हेडक्वार्टर चेंज हो गया, मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास।
और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछ दे तो उनका भी नाम याद रखिएगा, सीडी देशमुख। क्या नाम है बच्चा? सीडी देशमुख। ये आपके आरबीआई के पहले गवर्नर थे भारतीय। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पुतनिक 1 की बात करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा, जो आपका यूएसएसआर हुआ करता था ना, जो अब आपका क्या हो गया है, रूस हो गया है, इसी ने लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा 1957 में। कब? 1957 में। तो राइट उत्तर होगा हमारा क्या? सोवियत संघ। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसकी सेवानिवृत्ति पर हर वर्ष सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इनको ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, जनरल के.एम. करियप्पा। और कब ये रिटायर हुए थे? तो ध्यान रखिएगा 14 जनवरी 1953 में। तो तब से मनाया जा रहा है आपका क्या? हर वर्ष मनाया जाता है सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। अच्छा बताइए, सेना दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? तो सेना दिवस की बात करें तो यह आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। बहुत बढ़िया। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल था? क्या बोला? पहला लोकपाल। अच्छा ये बात बताइए, ये जो लोकपाल की अवधारणा है ये शुरू कहाँ हुई थी? तो ध्यान से समझिएगा, 1809 में ये अवधारणा शुरू हुई थी आपके कहाँ पर? स्वीडन में। कहाँ पर हुई थी बच्चा? स्वीडन में। और वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर इसको ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ओम्बुड्समैन। और इसी को भारत में आप लोग लोकपाल कह देते हैं। भारत में पहली बार आप देखेंगे एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था बच्चों लक्ष्मीमल सिंघवी। क्या नाम था बच्चा? लक्ष्मीमल सिंघवी। और इन्होंने पहली बार 1963 में ये लोकपाल शब्द की अवधारणा दी थी। लोकपाल होता क्या है? तो ये लोगों की शिकायत सुनता है बच्चों। और ऑप्शन होगा आपका पिनाकी चंद्र घोष, ये पहले लोकपाल बने थे। और वर्तमान समय में आपके लोकपाल कौन है? तो उनका नाम है अजय खान। ध्यान रखिएगा, अजय खान विलकर। ध्यान रखिएगा इनका नाम अजय खान विलकर। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बच्चों अगर हम लोग भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज देखें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ये आपके गुजरात में अवस्थित है। और इसका नाम पहले हुआ करता था क्या? पहले इसका नाम था बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर ब्रिज। और अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी, जिसको कहते हैं सुदर्शन सेतु। इसकी कुल लंबाई अगर देखेंगे तो कुल लंबाई है 2.34 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? क्या बोला? लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो बच्चों इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा 1600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता जो प्रस्तावित थी पहले, और अब करके कितना कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 3200 मेगावाट। और ये आपका कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है। कहाँ पर है बच्चा? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। तो बहुत शानदार। कमेंट करके बताइएगा आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू सो मच।